सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन होता क्या है, ठीक है, इसके अलावा निर्देशन की परिभाषाएं, निर्देशन के प्रकार, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, समावेशी बच्चों का किस प्रकार से निर्देशन या मार्गदर्शन हम करेंगे, ये चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ के इसको खत्म करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा विद्यार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। यानी कि जो निर्देशक होते हैं या निर्देशन देने का जो काम होता है, उसमें निर्देशक जो होता है वो समाधान नहीं करता है समस्या का, बल्कि वो क्या करता है, वो समाधान करने की ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। जैसे कि अभी टीचर ने कोई फॉर्मूला बता दिया, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूले पे लगा ले रहे हैं हम। टीचर ने निर्देश हमें दे दिया कि इस फॉर्मूले पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले पर हम क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को रखते जाते हैं और हम आंसर लाते जाते हैं, जैसा कि निर्देश शिक्षक ने दिया। लेकिन काम हम खुद कर रहे हैं, हमारा काम आके शिक्षक नहीं कर रहे हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन कर रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान या अपना जो प्रॉब्लम है, जो अपना जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन खुद निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है निर्देशन की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस। निर्देशन की क्या क्या परिभाषाएं हैं, तो निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार दी जा रही हैं। पहला है जोनस के शब्दों में, निर्देशन को न तो विद्यालय के किसी एक भाग में केंद्रित किया जा सकता है, न इनको परामर्शदाता या प्रधानाचार्य के कार्यालयों तक सीमित किया जा सकता है, क्योंकि निर्देशन सहायता देने में विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। अतः कहा जा सकता है कि छात्रों के समन्वित सहयोग तथा समस्त विशेषताओं आदि के विकास की बातों को ध्यान में रखकर ही निर्देशन कार्यविधि को व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद क्रो एंड क्रो के अनुसार मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपने जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित कर सके, अपने निजी दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने आप अपने निर्णय ले सके और जीवन का बोझ उठा सके। ठीक है, इसके बाद है जोनस के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है। इसके बाद है स्किनर के अनुसार नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरे के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या है, मार्गदर्शन है। इसके बाद है सेकेंडरी शिक्षा आयोग के द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा मार्गदर्शन एक गहन कार्य है जिसका संबंध लड़के लड़कियों को अपनी योजनाओं, क्षमताओं तथा अपने कामकाज की दुनिया के संदर्भ में अपने भविष्य की योजना बुद्धिमानी के साथ बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता से है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से मार्गदर्शन संबंधी निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला है, मार्गदर्शन व्यक्तिगत सहायता से है, भले ही यह व्यक्तिगत रूप से दिया जाए या सामूहिक रूप से, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है। दूसरा है, मार्गदर्शन प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं है, यह अत्यंत कुशल, परिपक्व एवं योग्य व्यक्तियों का काम है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शन एक तकनीकी कार्य है जिसके लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शकों, कैरियर मास्टरों, मनोवैज्ञानिकों तथा परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। इसके बाद है, मार्गदर्शन किसी भी आयु के ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे इसकी आवश्यकता हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इसमें विभिन्न आयु, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न स्वभावों के व्यक्तियों को लिया जा सकता है। मार्गदर्शन व्यक्ति में आत्मनिर्देशन की योग्यता को विकसित करता है, वह उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने तथा अपने जीवन का बोझ उठाने के लिए स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। अतः इसे निर्देशन या डायरेक्शन का समानार्थक नहीं समझना चाहिए। क्रो एंड क्रो ने निम्नलिखित शब्दों में इस तथ्य को स्पष्ट किया है,
मार्गदर्शन निर्देशन देना नहीं, यह अपने दृष्टिकोणों को दूसरों पर थोपना नहीं। वे निर्णय जिन्हें व्यक्ति स्वयं ले सकता है, उन निर्णयों को उस व्यक्ति को देना भी मार्गदर्शन नहीं। यह दूसरे के जीवन का बोझ उठाना नहीं है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह निर्णय जो व्यक्ति स्वयं ले सकता है, उन निर्णयों को उस व्यक्ति को देना। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि किसी ने आपके ऊपर कोई बोझ डाल दिया है, आप उस बोझ को उठाइए, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी समस्या का समाधान खोजना है, तभी आप निर्देशक के पास जाइए। और अगर आपको लगता है कि वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि करना तो आपको ही है, कोई भी समस्या आएगी उसका हल आपको ही ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस प्रकार जो व्यक्ति मार्गदर्शन प्रदान करता है, वह उसे अपने पर निर्भर नहीं बना लेता और न ही उस पर अपनी इच्छा थोपता है। जिस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जाता है, वह व्यक्ति मार्गदर्शक की राय को लेने या न लेने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी कि मार्गदर्शन जो है, ये मार्गदर्शक तो दे रहा है, लेकिन लेने या नहीं ले रहा है, इस लेने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। सिंपल सी चीजें आप देखिए, आज के समय की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें यही है कि शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसको नहीं ले रहे हो या उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, मार्गदर्शक व्यक्ति को अपने प्रति, दूसरे के प्रति तथा अपने विशिष्ट वातावरण के प्रति समायोजित होने में सहायता करता है। यह समायोजन समस्याओं में सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। मार्गदर्शन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करता है। वह उसे उन कार्यों के लिए आवश्यक योग्यताओं को प्राप्त करने में सहायता देता है जो उसे भविष्य में संपन्न करने हैं। यह उसे भविष्य में व्यवसाय चुनने में सहायता देता है और समाज में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र। तो देखिए, निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत विकसित है। निर्देशन का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। पहला है समस्त व्यक्तियों को निर्देश देने हेतु। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो अथवा विचार प्रकट करने का। इस प्रकार से निर्देशन देने का तथा लेने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन अति महत्वपूर्ण तत्व है। निर्देशन की सेवाएं प्रायः शिक्षकों के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। यह सेवाएं विशिष्ट, प्रतिभाशाली तथा साधारण तीनों ही प्रकार के छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती हैं। इसके बाद है बाल केंद्रित सेवा। एक अच्छी निर्देशन सेवा सदैव बाल केंद्रित होती है, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्रों को अपनी योजनाओं की उन्नति तथा सफलता अर्जित करने में सेवार्थी की सहायता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। इसके बाद है निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों अथवा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो कि बालकों को प्रत्येक क्षेत्र में भली प्रकार से शिक्षित करने के लिए निर्देशित कर सके। यह सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं जो कि निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हो, अर्थात निर्देशन व्यवस्था के विशेषज्ञ हो। इसके बाद छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। निर्देशन कार्यक्रम में सेवार्थी या छात्र को ही अपने कार्यों के प्रति अंतिम निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। हमारे देश में यह अति आवश्यक बात है कि यहाँ पर सेवार्थी को ही अंतिम अवसर लेने का हक प्राप्त होता है। अतः निर्देशन सेवाओं में शिक्षक या निर्देशक के साथ साथ छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद है निर्देशन विधियों को बताना। निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को निर्देशन विधियां सिखाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के छात्र जैसे विशिष्ट अथवा सामान्य छात्र आदि हेतु अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियां बनाई जाती हैं तथा उन्हें छात्रों को निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है। निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्देशन प्रदान करते समय विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक विधि के द्वारा छात्रों के बारे में विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। इसका कारण यह है कि एक योग्य एवं कुशल निर्देशन प्रदाता अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न विधियों को भिन्न समय एवं परिस्थितियों में प्रयुक्त करता है। इसके बाद है निर्देशन का गोपनीय क्षेत्र। निर्देशन प्रदाता को सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए। निर्देशक का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह सेवार्थी को यह विश्वास दिलाए कि उसके द्वारा बताए गए समस्त तथ्यों को गुप्त रखा जाएगा। यह विश्वास होने पर ही सेवार्थी सूचनाएं प्रदान करेगा। निर्देशक को अपने साथ में 2 प्रकार की फाइल रखनी चाहिए। देखिए, प्रथम फाइल में सामान्य सूचनाओं को लिखना चाहिए, द्वितीय फाइल में छात्रों से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को लिखना चाहिए। ठीक है, यह फाइल सिर्फ निर्देशक को ही प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद है संचयी आलेख पत्र की व्यवस्था क्षेत्र। तो दोस्तों, जो संचयी आलेख होता है, इसमें देखिए निर्देशन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग संचयी अभिलेख पत्र की पूर्ण व्यवस्था करना है। निर्देशन प्रदाता को चिकित्सक के समान ही प्रत्येक सेवार्थी का संचयी अभिलेख व आलेख सूची रखनी चाहिए।
विद्यार्थी के विद्यालय में प्रविष्ट होने के समय से ही आलेख को लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए, न कि उनकी स्मृति स्तर पर निर्भर रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे स्कूल में संचयी अभिलेख होता है, एक बच्चा कब से एडमिशन लिया है, उसकी एडमिशन की प्रक्रिया से लेकर के वो किस साल में कितना उसने ग्रोथ की है, कौन से सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आए हैं, बच्चा और कौन कौन सी करिकुलम में या कौन कौन सी एक्टिविटीज में अच्छा है, उस डांसिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, या उस बच्चे की साइंस अच्छी है। ये जब से स्कूल में बच्चा आता है तभी से ये सारी चीजें उसमें नोट की जाती है संचयी अभिलेख में, और यही अभिलेख बच्चे को निर्देश देने में, बच्चे को परामर्श देने में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब इसके बाद देखिए निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं, आखिर में हम निर्देशन क्यों करते हैं, गाइडेंस क्यों देते हैं हम। तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अल्प आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते। ऐसे अवसर पर निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना है। अब देखिए स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देता है। इसके बाद है थॉमस एम रिस्क के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना है। उचित प्रकार के निर्देशन से छात्रों में अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होता है। निर्देशन का आधारभूत उद्देश्य आत्मनिर्देशन है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे। देखिए निर्देशन के प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। पहला है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का ये अंग है, तीसरा है सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ठीक है, तो विद्यालयों में निर्देशन की जो आवश्यकता है, यहाँ पर देखिए नीड ऑफ गाइडेंस इन द स्कूल्स, क्यों जरूरत है, तो देखिए मार्गदर्शन व्यक्ति को अपने प्रति तथा अपने वातावरण के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है। यह उसे अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। यदि हम विद्यार्थियों की समस्याओं का विश्लेषण करें तो हम इन्हें इन वर्गों में बांट सकते हैं: शिक्षा समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं और व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं। सभी विद्यार्थी अपनी इन समस्याओं के समाधान के लिए तथा अपने विकास एवं समायोजन के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, और एक अच्छे शिक्षक का यही कर्तव्य है कि अगर उसके स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो वह उनकी समस्याओं को दूर करे। अतः संक्षिप्त रूप में विद्यालयों में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यक है। शिक्षा संबंधी आवश्यकता, एजुकेशनल नीड। शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों या कोर्सों को चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों तथा पाठ्य सहायक क्रियाओं को चुनना। अपने लेख, उच्चारण तथा अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तथा विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में भी उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अतः उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकता विकासात्मक भी है और समायोजनात्मक भी है। अतः उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उचित रूप से समायोजित होने के लिए एवं प्रगति करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। इसके बाद है व्यावसायिक आवश्यकता, वोकेशनल नीड। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना है, और आजकल आपको पता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो यही हो गया है कि हमको पढ़ लिख करके नौकरी करनी है, जॉब करना है। तो उनके द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मार्गदर्शन व्यावसायिक सूचना प्रदान करके हमारी इस दिशा में बहुत सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार का काम नहीं कर सकता, उसे अपनी योग्यताओं तथा शक्तियों के अनुकूल काम चुनने के लिए उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जीवन की सफलता तथा राष्ट्रीय समृद्धि के लिए व्यावसायिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है, और यह तब हो सकता है जब सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को छोटी आयु में ही अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा अभिरुचियों के अनुसार व्यवसाय चुनने का मार्गदर्शन किया जाए। इसके बाद है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन के लिए मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावात्मक एवं सामाजिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है। कुसमायोजन से कई गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इससे बच्चों में कई प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अतः बच्चों को मानसिक उलझनों, तनाव तथा चिंताओं से मुक्त करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार यदि हम बच्चों को आत्म समायोजन तथा सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करना चाहते हैं और उन्हें विकास मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं तो उनको मार्गदर्शन प्रस्तुत करना होगा। भारत जैसे देश के लिए जहां अधिकांश माता पिता अनपढ़ या अर्ध शिक्षित हैं, तो मार्गदर्शन और अधिक आवश्यक है। अतः अध्यापकों को मार्गदर्शन की आवश्यकता का अनुभव करना चाहिए और स्कूलों में मार्गदर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद देखिए निर्देशन कार्यक्रम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए पहला जो है वो है निर्देशन प्रशिक्षण लेने के पश्चात व्यक्तियों को व्यवस्थित निर्देशन कार्यक्रम का नेतृत्व करना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम किस प्रकार का हो यह विद्यालयों के रूप पर निर्भर करता है। छोटे छोटे विद्यालयों में एक ही प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति निर्देशन एवं शिक्षण दोनों कार्यों को कर सकता है, जबकि बड़े विद्यालयों में निर्देशन प्रदान करने के लिए परामर्शदाता पृथक होता है। इसका कार्य मात्र निर्देशन क्रियाओं तक ही होता है। जैसे कि अब किसी क्लास में मान लीजिए, क्लास में नहीं, अगर मान लीजिए किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, या मान लीजिए 80 बच्चे हैं, तो अगर इस स्कूल में 80 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं, तो आराम से यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको हम निर्देशन का काम भी वो कर सकते हैं और पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, यानी कि शिक्षक का काम भी कर सकते हैं और निर्देशक का काम भी कर सकते हैं। लेकिन अब यही 5 टीचर पर अगर 500 बच्चे हों तो वो बच्चों को संभालते ही रह जाएंगे। वो किस तरीके से बच्चों को सारे टाइम तो उनका पढ़ाने में ही चला जाएगा, तो वो कब बच्चों को निर्देशन दे पाएंगे। तो इसलिए ऐसे स्कूलों में जहां पर बच्चों की संख्या कम है वहां पर तो निर्देशक की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखिए निर्देशन सेवा एक सतत सेवा। अब कैसे सतत सेवा है, हमेशा चलने वाली सेवा कैसे है। आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 में से 1-2 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको कोई ना कोई समस्या दिन भर में आएगी ही आएगी। 1-2 तो कम है, कम से कम 5 से 6 आ जाते हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हो तो आपको ये चीज पता होगी, लेकिन अभी तो आप लोग उस प्रक्रिया में हो। चूंकि मैं खुद हूं तो मुझे पता है, अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो प्राइमरी टीचर बनने के लिए ही, और इस वजह से प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी बन भी जाओ पढ़ाई करके। तो देखिए निर्देशन सेवा एक सतत सेवा है। शुरुआत में छात्रों के समुचित समायोजन के लिए तत्पर प्रयास किए जाते हैं। निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को कभी भी यह प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि छात्रों के असमायोजन के बाद ही निर्देशन देना चाहिए। इसके बाद है निर्देशन कार्यक्रम छात्रों की आवश्यकता व रुचियों पर निर्भर होता है। इसके बाद है निर्देशन के प्रकार निम्नलिखित है। 1 व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा शैक्षिक निर्देशन, तीसरा स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा सामाजिक निर्देशन और 5वां है व्यावसायिक निर्देशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि निर्देशन कितने प्रकार का होता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। अब इन 5 को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिगत निर्देशन। बहुत ही आसान सा है। यह निर्देशन व्यक्तिगत कठिनाइयों से संबंधित होता है। इसमें निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना तथा उन्हें समुचित निर्देश देना, छात्रों के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करना, छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना। और टीचर यही तो करते हैं। अगर 30 बच्चे हैं कक्षा में तो आराम से वो एक बच्चे को व्यक्तिगत निर्देशन दे सकते हैं, एक बच्चे की समस्या को सुन करके उसका समाधान कर सकते हैं। छात्रों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना। फिर है शैक्षिक निर्देशन। जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इस प्रकार से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवं विद्यालयी जीवन का चयन कर सके और उनसे समायोजन कर सके। फिर है शैक्षिक निर्देशन का संबंध शिक्षा और अध्ययन से होता है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करना, विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना, छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना और अन्य उच्च संस्थाओं के संबंध में सूचना देना। फिर है छात्रों को ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियां बताना। फिर है छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धि तथा रुचियों और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार सहायता या मार्गदर्शन करना। इसके बाद है स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन का संबंध विशेष रूप से छात्रों की निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी बातों से है। तो चलिए देखते हैं। छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना, ये स्वास्थ्य निर्देशन में आता है। छात्रों को उत्तम स्वास्थ्य आदतों के विषय में जानकारी देना। तीसरा है स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के विषय में उचित परामर्श देना। फिर है छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना और उसका प्रशिक्षण देना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना। छात्रों को काम शिक्षा की स्तर अनुकूल वांछित जानकारी प्रदान करना। इसके बाद देखिए है सामाजिक निर्देशन। इसमें छात्रों को सामाजिक संबंधों का निर्देशन दिया जाता है। इस निर्देशन में निम्नलिखित बातें होती हैं।
छात्रों को सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना, छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों को विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को संगठित करने में छात्रों की सहायता करना। ठीक है, यानी कि तरीके से जो सामाजिक निर्देशन होता है, इसमें जैसे कोई स्कूल में कोई कार्यक्रम से एनुअल फंक्शन हो रहा है या कोई पीटीएम की मीटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हम बच्चों को दिशा निर्देश देते हैं कि ये काम तुम्हारा है, या कोई आएगा तो किस तरीके से क्लास को साफ सुथरा रखना, ये सब सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो, सबकी हेल्प करते रहना। तो ये सारी चीजें हम टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को समझा देते हैं जब कोई भी कार्यक्रम होने वाला होता है विद्यालय में। और बच्चों को सामाजिक जीवन का ज्ञान हम कैसे कराते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बता करके। सामाजिक विषय तो पढ़ाया ही जाता है विद्यालय में, और सामाजिक विज्ञान में ये सारी चीजें आती हैं। जैसे बच्चों को हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में, तो पर्यावरण बच्चों को पढ़ाया जाता है। हालांकि कक्षा 1-2 में नहीं होता है, लेकिन 1-2 में बच्चों के आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, जो इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में हम ऐसे उनको ओरल या मौखिक रूप से ही जानकारी दे देते हैं। इसके बाद है व्यावसायिक निर्देशन। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे इसी के लिए अक्सर निर्देशन ढूंढते हैं कि शिक्षक बता दे कि हम सही कौन सा विषय, खासकर जब बच्चे हाई स्कूल पास होते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं मैथ ले कि बायो लें, मैथ ले कि बायो लें, या कुछ और कर लें। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो ह्यूमैनिटी ले लेते हैं, या फिर आर्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसी से हम आगे चल करके या आईएएस पीसीएस वगैरह की तैयारी कर लेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। तो जो व्यावसायिक निर्देशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को वो सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें ग्रहण करके वे अपने लिए व्यवसाय का चुनाव करते हैं। इस विषय में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाता है। किसी छात्र व्यक्ति विशेष को ऐसे सहायता देना कि वह अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव ठीक प्रकार से कर सके। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी देना, कि सभी चीजों के बारे में बच्चों को बता करके कि तुम मैथ ले रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, या तुम कहाँ पर कर पाओगे अपना काम। फिर उसके बाद है, अगर तुमने बायो ले लिया तो तुम बायो लेकर के क्या क्या चीजें कर पाओगे। इसके बाद अगर बच्चे ने एक तरीके से आर्ट सब्जेक्ट ले लिए तो आर्ट सब्जेक्ट में तुम्हारा क्या क्या स्कोप है। ये सारी जानकारी बच्चों को अच्छे से दे देना है कि कहाँ पर क्या चीज है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वही लो। चूंकि बच्चों को सबसे पहले टीचर का यही कर्तव्य है कि वो बच्चों की जो हॉबी है उसी के अनुसार उसको निर्देश दे कि क्या करना उचित है। बच्चों को सही निर्देशक मिलना बहुत जरूरी है आज के समय में, कि जो बच्चों की हॉबी को ध्यान में रखते हुए उनको सही प्रकार से निर्देशन दे। ठीक है, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी कराना, विभिन्न व्यवसायों के गुण एवं दोषों की सूचना प्रदान करना, छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं से संबंधित व्यवसायों की जानकारी प्राप्त कराना और उसके आधार पर छात्रों को निर्देशन देना। फिर है छात्रों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सके और इस मूल्यांकन के आधार पर वे अपने लिए व्यवसाय का चुनाव कर सके। फिर है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की सूचना प्रदान करना। तो निर्देशन की विधियां कितने प्रकार की होती है, तो देखिए छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए 2 विधियां होती हैं। पहला व्यक्तिगत संपर्क विधि, दूसरा है सामूहिक विधि। तो जिस तरीके से कक्षा में हम जो पढ़ते हैं, जैसे कक्षा में एक टीचर है और एक टीचर पर 30 बच्चे हैं, 1:30 का अनुपात होता है, आप सभी को पता है प्राइमरी में। तो अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारा परिवार, बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमारा परिवार या केवल परिवार टॉपिक ही है मान लीजिए, तो अब परिवार के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो यहाँ 30 के 300 बच्चे जितने क्लास में बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे सुन रहे हैं। तो ये सारे बच्चों को सुनना मतलब ये सामूहिक विधि हो गई। सामूहिक रूप से आप क्या कर रहे हो, निर्देश दे रहे हो। और जो व्यक्तिगत संपर्क विधि होती है, व्यक्तिगत संपर्क विधि में हम एक एक बच्चे को बुला करके क्या कर रहे हैं, उसके निर्देशन की प्रक्रिया, उसकी समस्याओं को सुन करके उनका उपचार या उसका निदान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक निर्देशन की प्रक्रिया जो स्कूल में होती है उसमें प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है। तो प्रत्येक विद्यालय, चाहे वह सामान्य व्यक्तियों हेतु हो या विशिष्ट बालकों हेतु हो, उसमें प्रधानाचार्य की भूमिका ही मुख्य होती है। पीसी रेन ने भी इस विषय में लिखा है कि घड़ी में प्रधान कमानी मशीन में प्रचक्र अथवा जलयान में यंत्रीकरण का जो स्थान होता है वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। अर्थात प्रधानाचार्य किसी भी विद्यालय की वह शक्ति है जिसके कंधों पर संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व होता है। निर्देशन के कार्यों में भी प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाचार्य विद्यालयों के निर्देशन कार्यक्रमों का
प्रशासकीय अध्यक्ष कहलाता है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं तथा यदि विद्यालय में अत्यधिक कार्यभार होता है तो प्रधानाचार्य के साथ साथ शिक्षक तथा निर्देशक समिति भी यह कार्यभार संभालती है। प्रधानाचार्य हेतु यह अति आवश्यक है कि वह सहयोगी शिक्षकों तथा निर्देशन समिति को निर्देशन से संबंधित समस्त सुविधाएं प्रदान करे। प्रधानाचार्य की भूमिका विशिष्ट शिक्षा से संबंधित विद्यालयों में भी होती है। इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अधिक सहनशील तथा उच्च स्तरीय प्रशिक्षित होना पड़ता है ताकि वह छात्रों को और अच्छे प्रकार से निर्देशित करें तथा सहयोगियों को सहायता प्रदान करें। तो एक शिक्षक जो एक प्रधानाध्यापक होता है वो एक तरीके से सारा कार्यभार जो होता है विद्यालय का वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए विद्यालय में जितने भी निर्देशन के काम होते हैं इसमें जो प्रधानाध्यापक होते हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रशासन संबंधी सारे कार्यों को यही देखते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सारे बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाए और निर्देशन अच्छी प्रकार से किया जाए। इसके बाद है निर्देशन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस। तो शिक्षक की निर्देशन में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे मेन भूमिका शिक्षक की ही होती है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है क्योंकि वह उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है। क्योंकि रोज शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, रोज वो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो जो शिक्षक है उनका डायरेक्ट जो संबंध है वो बच्चों से होता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब डायरेक्ट संबंध होता है तो आपस में क्या होता है कि बच्चों के अंदर कोई झिझक नहीं होती है शिक्षक से अपनी समस्याओं को कहने में या अपनी बातों को कहने में। और इस तरीके से क्या होता है कि जो सारी चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छे से जो भी समस्याएं होती हैं उनका जो निदान है बहुत ही अच्छे से हो पाता है। तो शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सबसे अधिक जानकारी रखता है। अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। तो छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना, छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना। अगर लगता है कि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो आप बच्चों के अभिभावकों की भी मदद ले सकते हैं, माता पिता की भी मदद ले सकते हैं। छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना सिखाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम, बच्चों को खेल में पार्टिसिपेट करवाना, बच्चों को डांसिंग कंपटीशन है या राइटिंग कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है तो बच्चों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को कहना। जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को प्रदान करना। निर्देशन कार्यक्रमों में व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना। निर्देशन कार्यक्रमों को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य व शिक्षकों को पूर्ण सहयोग देना। छात्रों की परीक्षाएं लेने में सहायता करना तथा ऐसे छात्रों को जो अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हों उनको उपबोधकों के पास भेजना। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो टॉपिक है निर्देशन, इसके बारे में आपने कंप्लीट पढ़ा। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके अलावा इसके कितने विधियां होती हैं, इसकी प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, अध्यापक की क्या भूमिका होती है, सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 यही इतने बचे हुए हैं। इनको भी हम पढ़ करके खत्म कर देंगे। और बहुत ही आसान चीजें बची हुई हैं। और इस तरीके से आपका जो सेकंड पेपर है आपके थर्ड सेमेस्टर का, इसको जल्दी से हम खत्म करने वाले हैं। फिर मैं जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी कुछ क्लासेस बची हैं उनको भी कंप्लीट करवा करके आपके दोनों पेपर को खत्म कर दूंगी मैं। और उसके बाद फिर आपकी और जो सब्जेक्ट है उनको भी स्टार्ट करूंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐप से अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो ऐप से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी के बारे में। यहाँ पर आपको सारे के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये ऑल सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो अलग से आपको कहीं से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती मार्केट से। आप केवल अगर आप केवल ऐप से जुड़े हुए हो तो आपको कहीं अदर कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं। बस केवल पढ़ते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।